हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज नमित चावला। तो मुझसे ना बहुत से लोग आकर ये बात कहते हैं कि नमित सर, आजकल ना रिलेशनशिप्स में आने से बहुत डर लगने लगा है, किसी भी इंसान के नजदीक जाने से बहुत डर लगने लगा है, क्योंकि आजकल जितनी जल्दी रिलेशनशिप्स बनते हैं उससे कई ज्यादा जल्दी तो ब्रेकअप हो जाते हैं। तो आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है। तो इसी सबको एक्सप्लेन करने के लिए, रिलेशनशिप्स एक्सप्लेन करने के लिए, एक रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होता है और कैसे आगे मूव करता है, उसकी पूरी जर्नी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आज की वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप की पूरी जर्नी को मैंने 5 मेजर स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो जानते हैं कि कौन से होते हैं वो स्टेजेस, और आप ये डिटरमिन कर सकते हो कि आप अभी अपने रिलेशनशिप में एग्जैक्टली कौन से स्टेज पे हो और कैसे आपको आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। सो चलिए बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक रिलेशनशिप का सबसे पहला स्टेज होता है द हनीमून फेज, क्योंकि अब जैसे नाम ही हनीमून फेज है तो डेफिनेटली ये जो फेज होता है, ये जो टाइम होता है ना, बहुत अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा होता है दोनों लोगों के लिए। ये ना वो नया नया प्यार होता है जब इनिशियली आप दोनों मिले होते हो, एक दूसरे को और बेहतर जान रहे होते हो, दोनों के अंदर फुल स्पार्क होता है, पूरी एनर्जी होती है। उस पॉइंट पे आप दोनों एक दूसरे के लिए अपना बेस्ट दे रहे होते हो, जितना कर सकते हो उससे भी ज्यादा करने की कोशिश कर रहे होते हो, अपनी बेस्ट साइड दिखा रहे होते हो, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे होते हो, एक दूसरे को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे होते हो, पूरी पूरी रात बात हो रही है, पूरा पूरा दिन भी बात हो रही है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराया जा रहा है। इस फेज में ना आप दोनों को मोस्टली सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है, एक दूसरे की कमियां भी कमियां नहीं लग रही होती, बल्कि वो एक्शंस उनके आपको उस वक्त पे क्यूट लग रहे होते हैं। इस टाइम पे सामने वाले के रेड फ्लैग्स भी आपको ग्रीन फ्लैग्स लग रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है। तो बेसिकली ये ना एंजॉयमेंट फेज होता है। बहुत ही रेयर केसेस के अंदर होता है कि दो लोगों के बीच में ऐसा कुछ हो जाए कि हनीमून फेज में ही वो लोग अलग हो जाएं। ये ना यूजुअली लास्ट करता है फ्रॉम 4 months to 6 months to 8 months, कपल टू कपल डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए 1 साल भी चल जाता है, कुछ लोगों के लिए 2-3 महीने में वाइंड हो जाता है। रफली ये कह सकते हैं 4 months, 6 months, 8 months एक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होती है कपल के नए नए मिलने के बाद हनीमून फेज की, विच इज द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप। अब आते हैं रिलेशनशिप के सेकंड फेज में, दैट इज द रियलिटी हिट। अब हुआ क्या कि ठीक है, हनीमून फेज जो है वो ऑलमोस्ट बीत चुका है। जितना आप लोगों ने फन करना था, एंजॉय करना था, सब कर लिया। बहुत सारी डेट्स पे चले गए, एक दूसरे को बहुत गिफ्ट्स दे दिए, पूरा टाइम दे दिया, बहुत सारे फोन कॉल्स हो गए, वीडियो कॉल्स हो गई, टेक्सटिंग हो गई, एक दूसरे को जितना ज्यादा स्पेशल फील करा सकते थे सब कुछ आप लोगों ने करा लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप लोग धीरे धीरे अपनी यूजुअल लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हो। अब क्योंकि इतने टाइम में आप सामने वाले के पूरे रूटीन को समझ चुके हो, उनके पूरे लाइफस्टाइल को समझ चुके हो, उनकी हैबिट्स को समझ चुके हो, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को समझ चुके हो, तब धीरे धीरे ना डेली लाइफ के अंदर कुछ कुछ चीजों में जो चीजें आपको नहीं पसंद पर सामने वाला करता है, आपको वो कमियां ना हिट होने लगती हैं। पहले हनीमून फेज में जिन सारी चीजों को आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे थे, अब वो थोड़ा थोड़ा आपको बॉदर करने लगती हैं। और जब वो चीजें आपको बॉदर करने लगती हैं तो आप सामने वाले को ना उन्हें मेंशन करने लगते हो। इनिशियली तो आप कुछ नहीं कह रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहे थे, पर अब आप धीरे धीरे उन्हें बोलने लगते हो कि यार ये मुझे सही नहीं लगता, ये चीज मुझे बॉदर करती है, ये चीज मुझे इफेक्ट करती है। क्योंकि देखो हनीमून फेज तो ना इल्यूजन वाला फेज होता है। यू आर ऑन द क्लाउड 9, आप बादलों के ऊपर की दुनिया में होते हो। लेकिन रियलिटी वाले फेज में ना अब आप धरती पे आ चुके हो। अब आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये रेगुलर जिंदगी है। और अब इसमें ना फिर जब आप चीजें सामने वाले को कहने लगते हो, कुछ टोकने लगते हो, मेंशन करने लगते हो, तो थोड़े कोई आर्ग्यूमेंट्स या थोड़ी थोड़ी फाइट्स भी इरप्ट होने लगती हैं। और फिर बहुत बातों पे डिसएग्रीमेंट्स भी सीपन करने लगते हैं। आप चीज़ों के ऊपर डिसएग्री करते हो, एक ही मैटर को लेकर आपकी अलग ओपिनियन होती है, सामने वाले की अलग ओपिनियन होती है, जिसको लेकर कई बार क्लैशेस भी होने लगते हैं। क्योंकि ना लाइफ की रियलिटी यही है, हमेशा सब कुछ इतना स्मूथ नहीं चलता। दिस इज द रियल लाइफ। यहाँ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, यहाँ पे चैलेंजेस भी होंगे, सिचुएशंस भी आएंगी जो अब आप देखने लगते हो, जिनको अब आप फेस करने लगते हो। अब ना यही वो स्टेज होता है जहाँ पे लोगों को ना कई बार डाउट्स आने लगते हैं कि यार कहीं मैंने गलत चॉइस तो नहीं ले ली, कहीं मैंने जल्दीबाजी तो नहीं कर दी रिलेशनशिप में आके, या कई बार वो जो छोटी छोटी फाइट स्टार्ट होती है ना उसी में से इरिटेशन बनने लग जाती है। और लोग ना फिर सोचने लगते हैं कि यार शायद मैंने गलत पार्टनर चूज कर लिया, मे बी मैंने सही चॉइस नहीं करी थी। आप और लोगों को देखने लगते हो अपने आसपास, तो ये सारे थॉट्स अब आपके दिमाग में आने लगते हैं। अब ना स्टिल एक कम प्रोपोर्शन ऑफ लोग होता है, मैं ये कहूँगा बहुत कम से कम के बीच का एक ऐसा प्रोपोर्शन होता है जहाँ पे ना लोग सेकेंड स्टेज पे ही कहते हैं नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, ये सब तो मैं नहीं झेल सकता, ये सब मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही है, सामने वाला मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू लीव, आई क्विट। तो एक थोड़ा बहुत कम प्रोपोर्शन ही ऐसा होता है लोगों का जो इस सेकंड स्टेज पे आउट हो जाते हैं, दैट आई एम आउट, एंड वहां ब्रेकअप होता है। अब इस सेकंड स्टेज से ही धीरे धीरे चीजें स्लिप इन कर जाती हैं टू द थर्ड स्टेज, जो मैं कहता हूं इज द टेस्ट टाइम या टेस्ट फेज। अब ये फेज
टेस्ट फेज है ही इसीलिए क्योंकि ये आपका एक्चुअली टेस्ट लेता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट फेज इन अ रिलेशनशिप। दोनों लोगों का ये पूरा टेस्ट ले रहा होता है और यही एक बहुत डिसाइसिव फेज भी बनता है। इसके अंदर एक बहुत मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो होते हैं वो बैकआउट कर जाते हैं एंड यहीं पे सबसे ज़्यादा ब्रेकअप्स होते हैं। क्योंकि ना होता क्या है कि सेकेंड फेज से, रियलिटी हिट फेज से आप लोगों की थोड़ी फाइट्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होने लगे हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होने लगे हैं और आपके दिमाग में थोड़े बहुत डाउट्स भी होने लगे हैं। अब थर्ड स्टेज यानी टेस्ट फेज के अंदर ना और एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं। आपके दोस्तों से कई बार आप अपनी चीज़ें शेयर करते हो, वो आपको कुछ ओपिनियन देते हैं। कई बार आप अपनी फैमिली में बातें बताते हो, वो लोग आपको अपना ओपिनियन देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान कहता है नहीं नहीं यार तूने तो गलती कर दी, यू डिज़र्व बेटर, ये तू एक गलत इंसान के साथ आ गई, तूने गलत चॉइस कर लिया, तूने एक गलत लड़की चूज़ कर लिया, लड़का चूज़ कर लिया। एक्सटर्नल लोग आपको एडवाइसेस देते हैं एंड बहुत लोग इन एक्सटर्नल एडवाइसेस से जो होते हैं ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, वो और इस बारे में सोचने लगते हैं और कई बार आसपास के लोगों की चीज़ें सुन के ही ना अपना रिलेशनशिप लोग ख़राब कर लेते हैं एंड वहाँ पर भी बहुत बार बैकआउट हो जाते हैं। और क्या होता है इस फेज़ में, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि इस फेज़ के अंदर ना वो एक कंपैरिजन जोन में चले जाते हैं। वो कंपेयर करने लगते हैं कि यार पता है पहले जो मेरे एक्सेस थे वो तो ऐसे करते थे, ये ऐसे करता है या ये ऐसे करती है, या वो एक लड़का जो एक टाइम पे मुझे इतना लाइक करता था, वो जो लड़की लाइक करती थी वो ऐसे करते थे, वो इतने एफर्ट्स लगाते थे, मेरा पार्टनर तो ये नहीं कर रहा है, मेरा पार्टनर तो ऐसे डिफरेंट है, वो तो ऐसे करते थे। तो बहुत बार आप कंपैरिजन जोन में भी जाते हो इस टेस्ट फेज के अंदर। बहुत कॉमन है ये चीज़, पर बहुत गलत है ये चीज़। जैसे आप अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करने लगते हो ना, यू आर सेल्फ डिस्ट्रॉइंग इट। और ये कंपैरिजन का ही टाइम होता है जहाँ पर अगेन बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं ये सोच के कि नहीं यार शायद मुझे बेटर मिल सकता है, मेरा एक्स ऐसे करता था या वो इंसान ऐसे करता था, और उस बेटर के लालच में अपने पार्टनर को कंपेयर करने की वजह से ही बहुत बार लोग अपना रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं एंड दे चूज टू ब्रेक अप। तो बेसिकली ना ये टेस्ट फेज है ही ऐसा कि आपको हर एक लेवल पे टेस्ट करेगा, हर एक चीज़ पे आपको ना आपकी लॉयल्टी टेस्ट होएगी, आपकी कमिटमेंट टेस्ट होएगी, आपको हर तरह से टेस्ट किया जाएगा कि आप अपने सामने वाले इंसान के लिए, अपने पार्टनर के लिए कितना डेडिकेटेड हो और कितना फर्म हो कि नहीं यार मुझे इसी के साथ रहना है। जो लोग थोड़े भी फर्म नहीं होते हैं ना, या थोड़े भी कंफ्यूज होते हैं चीज़ों को लेकर, वो इस टेस्ट फेज के अंदर पास नहीं होते, वो पहले ही बाहर हो जाते हैं। एंड बहुत मेजर चंक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इस स्टेज के अंदर बैकआउट करता है और एक लिमिटेड बहुत लेस लोग होते हैं जो अब नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, विच इज द फोर्थ स्टेज। अब फोर्थ फेज आता है, दैट इज ट्रू कंपेनियनशिप एंड कमिटमेंट। अब जितने भी लोग थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज में आ चुके होते हैं ना, यानी अपना टेस्ट पास कर चुके होते हैं, वो फोर्थ स्टेज में इसीलिए आए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पार्टनर की तरफ ट्रू कंपेनियनशिप एंड कमिटमेंट दिखाई होती है। चाहे लाइफ ने कितने ही चैलेंजेस क्यों ना सामने लाकर खड़े कर दिए हो, कितनी सिचुएशंस क्यों ना ले आई हो लाइफ, आसपास के लोगों ने कुछ भी कहा हो, कोई भी सलाह दी हो, कोई भी गाइडेंस दिया हो, कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के लिए फर्म थे ना, आप उसके लिए डेडिकेटेड थे, तभी आप फोर्थ स्टेज में आए हो। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को बैटल करके भी अपने पार्टनर के साथ खड़े रहते हैं, ओवर एनीथिंग, ओवर एंड अबव एनीथिंग वो अपने पार्टनर को चूज करते हैं एंड देन ओनली दे रीच दिस फोर्थ स्टेज। ये वो स्टेज होता है जहां आप दोनों को ये फीलिंग आ चुकी होती है कि नहीं यार वी आर द ट्रू कंपेनियंस, मेरा जो पार्टनर है ना ये सच में मेरा एक रियल कंपेनियन है, इसने किसी हालात में मेरा साथ नहीं छोड़ा, वर्स्ट से वर्स्ट फेज में भी जब इसके पास सारे ऑप्शंस थे, सारे रीजंस थे मुझे छोड़ने के लिए, फिर भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तब आपको ये रियलाइजेशन होती है कि नहीं यार दिस इज़ द राइट वन, दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ माई गर्ल, दिस इज़ माई मैन। तब आपको ये रियलाइज़ होता है एंड देन यू आर वेरी श्योर कि नहीं यार अब यही वो इंसान है जिसके साथ आगे जाना है। और ये टेस्ट फेज जो है ना ये आपको बहुत रॉक सॉलिड बना देता है, आपको प्रिपेयर कर देता है कि अब आगे लाइफ में टाइम एंड अगेन और भी जो चीज़ें आएंगी ना, जैसे अभी आपने इतनी सारी चीज़ों को एक साथ बैटल अप किया है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आपने इस फेज को क्रॉस किया है एक दूसरे के साथ खड़े रहकर, वैसे ही आगे भी लाइफ में जब भी कोई चैलेंज आएगा, कोई सिचुएशन आएगी, आप उसी पास्ट को याद करोगे कि यार हमने एक वक्त पे उन सारी सिचुएशंस को भी बैटल किया था। आप आगे ऐसे ही उन चीज़ों को भी, अगर कोई चैलेंजेस आते हैं उन्हें भी बैटल करोगे। सो थर्ड स्टेज ना आपको बहुत रफ और बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है अपने पार्टनर की तरफ पे, बहुत फर्म एंड कमिटेड बना देता है, और उसी के साथ उस ट्रू कंपेनियनशिप और कमिटमेंट के साथ आप दोनों आगे बढ़ते हो। फोर्थ स्टेज जो होता है ना, ये आपके अंदर अपने पार्टनर को लेके एक बहुत सेंस ऑफ श्योरिटी ले आता है कि नहीं यार जिस इंसान ने बुरे से बुरे टाइम में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, अब मैं उसका किसी हाल साथ नहीं छोड़ सकता, मैं हर हालत में खड़ा रहूँगा, मैं हर हालत में खड़ी रहूँगी। ये जो एक फोर्थ फेज है ये आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा श्योर एंड कॉन्फिडेंट बनाता है अपने पार्टनर को लेकर। और अब आते हैं फिफ्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ अ रिलेशनशिप। क्योंकि आप पहले चारों स्टेजेस
क्रॉस कर चुके हो, थर्ड वन वॉज टफ, सेकेंड वन वॉज टफ, फोर्थ वाले में आप लोग एक दूसरे को लेकर बहुत श्योर हो चुके थे. नाउ इज द फिफ्थ स्टेज जिसको मैं कहता हूँ वननेस. अब वननेस वाला जो स्टेट है ना, यहाँ पर आकर श्योर तो आप पहले ही हो गए थे, अब ना आप एक दूसरे को एक ही मानने लगते हो कि यार हम अलग नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है एक दूसरे को लेकर, कोई फाइट नहीं है, दूसरों को तो छोड़ दो, आपस में भी कोई फाइट नहीं है, कोई ईगो नहीं बचता. अगेन ईगो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन ब्रेकअप्स का बहुत बड़ा रीज़न है. पर जब इन सारे स्टेजेस को पार करने के बाद आप दोनों अपनी ईगो को भी हटा देते हो ना, अपने आप को, एक दूसरे को, अपने पार्टनर को अपने ईगो से बहुत ऊपर रख देते हो, दैट इज़ द स्टेट ऑफ वननेस. कि यार अब मेरे लिए ना कुछ और मैटर नहीं करता, अपने पार्टनर से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है. दिस इज़ द पर्सन विच मैटर्स अ लॉट टू मी, दिस पर्सन इज़ माई वर्ल्ड. और आपकी ईगो से बढ़ के, आपके गुस्से से बढ़ के, आपके प्राइड से बढ़ के, आपकी किसी भी चीज़ से बढ़ के जब आपके लिए आपका पार्टनर होता है एंड आप भी अपने पार्टनर के लिए वैसे ही होते हो, देन दिस सेंस ऑफ वननेस कम्स इन. उसके बाद ना कोई आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकता, कोई आप दोनों के बीच में वो डिस्टेंस नहीं ला सकता. नाउ यू बोथ आर वन. एंड अगर आप इस स्टेज तक आ गए ना, मोस्ट लाइकली यू बोथ विल एंड अप बीइंग टुगेदर ऑलवेज. आप एक दूसरे का हमेशा साथ निभाओगे, एक दूसरे के हमेशा साथ रहोगे, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस ना आए, गॉड फॉरबिड, बट मोस्ट लाइकली अब आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हो हमेशा. यू बोथ आर एक्चुअली वेरी लकी कि आप दोनों इस स्टेज तक साथ में पहुंचो. आजकल के टाइम में बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं. सो जस्ट चेरिश इट एंड ऑलवेज प्रिजर्व दिस रिलेशनशिप. हमेशा इसको बहुत संभाल के रखो एंड ट्रस्ट मी, यू बोथ आर वेरी लकी दैट यू गॉट ईच अदर. तो गाइज ये थे एक रिलेशनशिप के डिफरेंट स्टेजेस, 5 मेजर स्टेजेस ऑफ अ रिलेशनशिप. पता है कोई भी जर्नी आसान नहीं होती यार, मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ. चाहे आपको ना बेस्ट से बेस्ट इंसान भी मिल जाए, लेकिन फिर भी चैलेंजेस आएंगे, फिर भी प्रॉब्लम्स आएंगी. बात सिर्फ इतनी होती है, आप अपने पार्टनर पे गिव अप ना करो, आप पीछे ना हटो, आप कमिटेड रहो, आप डेडिकेटेड रहो. सिर्फ यही है जो मैटर करता है. आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहो, और अगर ये सारी चीज़ें आप कर दोगे ना, बिलीव मी, आप बहुत ईजीली उस 5th स्टेज तक भी आओगे और अपने पार्टनर के साथ अपनी पूरी लाइफ बहुत हैप्पीली इंजॉय करोगे, बहुत हैप्पीली स्पेंड करोगे. और अब इस वीडियो से आप ये भी डिटर्मिन कर सकते हो कि करंटली आप किस स्टेज पे अपने रिलेशनशिप में, और आगे आपको कैसे नेविगेट करना है अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ. सो बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी केयरफुल एंड इस जर्नी को एंजॉय करो बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली आकर लेकर चलो. तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. आई लव रीडिंग योर कमेंट्स. एंड जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली ऐसी किसी भी और अमेजिंग वीडियो को आप लोग बिल्कुल मिस ना करो. जल्दी मिलते हैं एक और नई और अमेजिंग वीडियो के साथ. तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. लव यू ऑल. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.